वेलकम टू द क्लास एवरीवन। लिटरेचर के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम लिटरेरी डिवाइसेस की गहराई में जाने वाले हैं। सीरियसली, अगर एक इफेक्टिव और शानदार राइटिंग का मैकेनिज्म समझना है ना, तो ये क्लास बहुत क्रूशल होने वाली है। आज हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि कैसे महान लेखक सिर्फ कुछ शब्दों के जरिए हमारे दिमाग में एकदम विविड इमेजेस, एकदम स्पष्ट चित्र बना देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम खुद अपनी राइटिंग में इस स्किल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर सोचते हैं। What makes a comparison truly unforgettable? मतलब ऐसा क्यों होता है कि जब हम कोई पोएम या नॉवल पढ़ते हैं तो कुछ डिस्क्रिप्शंस हमारे दिमाग में एकदम छप जाते हैं, हफ्तों बाद भी याद रहते हैं। कुछ तुलनाएं एकदम से दिल को छू जाती हैं, जबकि कुछ एकदम बोरिंग और फ्लैट लगती हैं। इसका सीक्रेट छुपा है एक बहुत ही पावरफुल लिटरेरी टूल में, जिससे हम इंग्लिश में सिमली यानी सिमिली कहते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 4 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट, द मैकेनिक्स ऑफ सिमिली। सेकंड, सिमिली वर्सेस मेटाफर। थर्ड, एस्केपिंग द क्लीशे ट्रैप। और फाइनली, इमोशनल डेप्थ इन लिटरेचर। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आइए अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, द मैकेनिक्स ऑफ सिमिली। किसी भी एडवांस लिटरेरी एनालिसिस के लिए इसकी बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि एग्जैक्टली सिमिली है क्या? What is a simile? Simply put, it is a figure of speech that brings two different worlds together by making a direct comparison. ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो दो बिल्कुल अलग-अलग चीजों की तुलना करता है। और मजे की बात यह है कि ये काम छुपकर नहीं, बल्कि डंके की चोट पर पूरी स्पष्टता के साथ करता है। इंग्लिश में इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये हमेशा लाइक या एज वर्ड्स का इस्तेमाल करके खुद अपनी तरफ अटेंशन ड्रॉ करता है। लेकिन सिमिली को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ लाइक या एज खोजना ही काफी नहीं है। आइडेंटिफाइंग सिमिलीज गोज बियॉन्ड जस्ट लुकिंग फॉर दीज टू वर्ड्स। एक मास्टरफुल सिमिली इस बात को एक्सेप्ट करती है कि जिन दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है वो रियलिटी में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सोचिए, ये एक तरह का ब्रिज है जो ह्यूमन वर्ल्ड को नॉन ह्यूमन वर्ल्ड से या नेचुरल दुनिया को मैन मेड चीजों से कनेक्ट करता है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, सिमिली वर्सेस मेटाफोर। ये वो जगह है जहां अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। लिटरेचर स्टूडेंट्स के बीच सबसे बड़ा डाउट सिमिली और मेटाफर को लेकर ही होता है। चलिए इसे एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं हार्ट एज हार्ड एंड गोल्ड एज अ स्टोन। ये एक सिमिली है। यहां हमने एज का यूज करके इंसान के दिल की तुलना पत्थर की ठंडक और सख्ती से की है। लेकिन दूसरी तरफ मेटाफर एकदम सीधा अटैक करता है। वो कहेगा हार्ट ऑफ स्टोन। ध्यान दीजिए, मेटाफर तुलना नहीं करता, वो सीधा क्लेम करता है कि दिल पत्थर ही है। इस डिफरेंस को हम फॉरेस्ट गम मूवी के उस बहुत ही फेमस डायलॉग से भी समझ सकते हैं, लाइफ वॉज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। यहां सिमिली बहुत ही ग्रेसफुली ये मानती है कि लाइफ और चॉकलेट का डिब्बा दो अलग अलग चीजें हैं, बस उनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन एक मेटाफर जैसे कि माई लाइफ इज एन ओपन बुक बहुत बोल्डली ये डिक्लेयर कर देता है कि लाइफ और खुली किताब बिल्कुल एक ही हैं। देखा जाए तो सिमिली हमेशा एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलती है। ओके, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एस्केपिंग द क्लीशे ट्रैप। अगर अपनी राइटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो ये पार्ट बहुत क्रूशियल है। कॉलेज लेवल की राइटिंग में कुछ फ्रेजेस बिल्कुल बैन होने चाहिए, जैसे एज ब्लाइंड एज अ बैट, एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, एज कोल्ड एज आइस, बिजी एज अ बी, या फिर लाइक अ नीडल इन अ हेस्टैक। इन्हें हम क्लीशे यानी क्लीशे कहते हैं। फ्रैंकली, ये इतनी बार यूज हो चुके हैं कि अब इनमें कोई फ्रेशनेस बची ही नहीं है। एक अच्छे राइटर को हमेशा इन थकी हुई और ओवर यूज तुलनाओं से बचना चाहिए, क्योंकि ये राइटिंग की विजुअल और इमोशनल पावर को पूरी तरह से ड्रेन कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि एक लेजी क्लीशे को एक ओरिजिनल इमेजरी में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। मान लीजिए एक आम सेंटेंस है, हर लाफ वॉज लाइक सनशाइन। ये बहुत ही जेनेरिक और बोरिंग है, राइट? लेकिन अगर हम इसमें फ्रेश इमेजरी ऐड करें और कहें हर लाफ वॉज लाइक द वार्म ग्लो ऑफ द सनसेट ऑन अ समर इवनिंग, वाओ! सेंसरी डिटेल्स ऐड करते ही ये कंपैरिजन अचानक से कितना अलाइव और ओरिजिनल लगने लगा। एक बेहतरीन लिटरेचर की यही तो असली पहचान है। अब हम अपने फाइनल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, इमोशनल डेप्थ इन लिटरेचर। यहां हम देखेंगे कि मास्टर ऑथर्स इन टूल्स का यूज कैसे करते हैं। दिग्गज राइटर्स इन टूल्स के साथ क्या मैजिक क्रिएट करते हैं, इससे हम स्टीफन क्रेन की फेमस स्टोरी द ओपन बोट में देख सकते हैं। वो लिखते हैं, द ओशंस फोम वॉज लाइक टम्बलिंग स्नो,
Mats of seaweed rolled over the waves with movement like carpets on a line in a gale. यहाँ क्रेन ने समंदर के ठंडे और खौफनाक रूप को समझाने के लिए सिमिली का यूज किया है और उस नेचुरल इंडिफरेंस में भी एक गहरी ह्यूमन मीनिंग डाल दी है। रीडर लिटरली उस सिचुएशन को फील कर सकता है। और रॉबर्ट बर्न्स का ये क्लासिक कोट तो हम मिस ही नहीं कर सकते। ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून। ये शायद लिटरेचर की हिस्ट्री में सबसे अल्टीमेट रोमांटिक सिमिली है। ये नेचर की फ्रेशनेस को इंसानी प्यार के साथ कितने परफेक्शन से मिला देती है। ये कोट इतना पावरफुल है कि इसने सदियों से न जाने कितने पोएट्स और रीडर्स को इंस्पायर किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ की वो एवरग्रीन ओपनिंग लाइन भी तो इसी का प्रूफ है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। ये सिमिली एक बहुत बड़े लैंडस्केप में अकेले बिना किसी डायरेक्शन के भटकने की फीलिंग को एग्जैक्टली कैप्चर कर लेती है। इसे पढ़कर हम सिर्फ बादलों को इमेजिन नहीं करते, बल्कि हम उस लोनलीनेस और पीस को भी महसूस करते हैं जो स्पीकर उस मोमेंट पे फील कर रहा है। अब जब हम क्लासिक एपिक पोइट्री की बात करते हैं तो वहां एक बहुत ही ग्रैंड कॉन्सेप्ट आता है, एपिक सिमिली, जिसे होमरिक सिमिली भी कहा जाता है। An epic simile is an elaborate, extended comparison over several lines of verse. ये कोई छोटी मोटी एक लाइन की तुलना नहीं है, ये कई लाइंस में फैली एक बहुत ही elaborate simile होती है। एंशिएंट पोएट्स बड़े बड़े हीरोइक एक्शंस को समझाने के लिए उनकी तुलना रोजमर्रा की चीजों से करते थे, ताकि वो चीजें हम और आप जैसे आम लोगों को आसानी से समझ आ सकें। अगर हम एपिक सिमिली के स्ट्रक्चर को डीकोड करें तो ये जानबूझकर कहानी के एक्शन को पॉज कर देती है। इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह काम करता है। सबसे पहले आता है फर्स्ट सब्जेक्ट, जहां एज या जस्ट एज का यूज करके एक फैमिलियर नेचुरल सीन क्रिएट किया जाता है। फिर आता है द पिवट यानी सेंटर पॉइंट, जहां सो या दैट्स हाउ जैसे वर्ड से इन दो अलग दुनियाओं को जोड़ा जाता है। और फाइनली सेकंड सब्जेक्ट आता है, जहां उस मेन हीरोइक एक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है। ये स्ट्रक्चर रीडर को एक बहुत ही ड्रामेटिक और काव्यात्मक ब्रेक देता है। एकेडमिक स्कॉलर्स ने सालों की रिसर्च के बाद ये प्रूफ किया है कि ये होमरिक सिमिलेज पोयम में सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होती है। इनका अपना एक बहुत ही सॉलिड लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। ये कहानी के अंदर एक डीप पोएटिक मीनिंग, एक रिदम और एक बहुत ही ब्रॉड मेंटल पिक्चर ऐड करती हैं। यही वजह है कि ये एंशिएंट टाइम्स के लिसनर से लेकर आज के मॉडर्न रीडर्स तक सबको इक्वली कैप्टिवेट करती है। मॉडर्न लिटरेचर में इस क्लासिक एपिक सिमिली स्ट्रक्चर का एक माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल J.R.R. टोल्किन के वर्क में देखने को मिलता है। जरा इसे सुनिए। As when death smites the swollen brooding thing, ants will wander witless and purposeless, so the creatures of Sauron ran hither and thither mindless. टोल्किन ने यहाँ एक मरी हुई रानी चींटी के बाद बिना लीडर के भटकती चींटियों की तुलना जादू से गुलाम बनाए गए मॉन्स्टर्स के बिखरने से की है। इट्स लिटरली अ मास्टर क्लास कि कैसे आप एक एंशिएंट टेक्निक को मॉडर्न एपिक फैंटेसी में एकदम जिंदा कर सकते हैं। तो इस क्लास को रैप अप करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहता हूं। आर द सिमिलीज वी रेड टुडे रिवीलिंग अ वर्ल्ड ऑफ प्रोफाउंड इमोशनल डेप्थ, और आर दे जस्ट टायर्ड एकोज ऑफ पास्ट ब्रिलियंस? आज हम जो सिमिलीज पढ़ते हैं, क्या वो सच में कोई गहरी इमोशनल मीनिंग कन्वे कर रही हैं, या बस पुरानी ब्रिलियंस की थकी हुई कॉपी हैं? याद रखिए, सिमिली सिर्फ एक ग्रामर का रूल नहीं है, ये लिटरली दुनिया को देखने का एक नजरिया है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ पढ़े तो इन कंपैरिजंस को बहुत क्रिटिकली एनालाइज कीजिएगा। इस लिटरेरी डीप डाइव में शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच।